क्लासेस ऑनलाइन जा रही हैं और आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि हाउ टू डील विद ऑनलाइन। ठीक है, आ जाएगी आज इंफॉर्मेशन आपके पास भी। पेपर्स की भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्टिल पेपर्स फिलहाल से ऑनलाइन ही है, उसके बाद देखते हैं। कोई अभी वैसे क्लियर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, पिछले सेशन में किसी को भी क्वेश्चन करना हो, कोई बात समझ में ना आई हो, एनीथिंग इफ यू वांट टू डिस्कस और के बाद बॉर्डर कर रही हो। सैफ, इज एवरीथिंग क्लियर? बानी सर, सारा समझ आ गया? अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ देखे थे मैकेनिकल कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, and in that chemicals are the compounds we use ozones. We discussed ozones, peroxygens, hydrogen peroxide, etc., alcohols वगैरह वगैरह। और इसके यार उठो, उसका वकास बैठा होगा वहाँ, उसको कोई शोर खत्म करवाए, नहीं तो हमारा दरवाजा बंद करे आके। वकास का पता है, कोऑर्डिनेटर है, मतलब शोर खत्म करवाए यहाँ से। ओजोन का हमने देखा कि इसमें इन सारे केमिकल कंपाउंड्स की हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी, कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, और साथ ही देखा था कि इनका यूजेस क्या है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या था। कोई ऑक्सीडेशन करवाता है प्रोटीन्स की, कोई हाइड्रोलिसिस करवाता है, कोई कोएगुलेशन करवाता है। तो हमने कंपैरिजन इनका किया। उसके बाद ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके और साथ ही हम मूव करके पैरासिटिक एसिड्स की तरफ, जी हाँ कर दें, पैरासिटिक एसिड्स की तरफ गए। और उसके बाद somehow in the case of some chemical compounds we also discussed that there are certain compounds that are required in a very minute or dilute concentration, और कुछ concentrated form में required है to kill microorganisms। ये बात हुई थी, है ना? अच्छा, उसके साथ साथ मजीद इसमें हमने देखा कि कौन से ऐसे हैं दैट हैड अ पुंजेंट स्मेल और जिनकी ओडोर शार्प है, जिनको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है, वगैरह वगैरह। फिर फिनोलिक्स या फिनोलिक कंपाउंड्स की बात हुई, and in the phenolic compounds it was discussed that in the previous session that phenolics are the derivatives of the phenol, in broader term we can say that they are derivatives of carbolic acid, and they have unpleasant odor and that irritates the skin usually. It destroys the cytoplasmic membrane of the mode of action of phenolics is that it destroys the cytoplasmic membrane of microorganisms by denaturing the protein. और phenolics पे जब हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कंट्रोल के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिसरप्ट करते हैं ये बाय रिएक्टिंग विद द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इनका स्पेक्ट्रम है, एंड देयर स्पेक्ट्रम यूजुअली कवर्स द वेजिटेटिव बैक्टीरिया, और हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल दैट रिक्वायर्स फ्रॉम 5% to 19%, and at this high concentration they have ability to kill the vegetative bacteria, not the endospores and the viruses at that concentration. Normally they can kill the mycobacterium tuberculosis, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को फिनोलिक्स किल कर सकते हैं। वायरसेस तो ये किल नहीं करते, बट दे कैन इनएक्टिवेट द वायरसेस। वायरसेस की इनएक्टिवेशन करते हैं, व्हेनेवर वी रिमूव द फिनोलिक्स बैक वायरस विल रीएक्टिवेट। ठीक है, तो वायरसेस को किल नहीं करते, बस उसकी इनएक्टिवेशन फिनोलिक्स करते हैं जरूर। they won't allow them to function। जिस तरह bacteriostatic compounds के बारे में हमने पढ़ा था, in that case, in the case of viruses, they may act as a bacteriostatic by changing competitive inhibition for the enzymes, जिसमें एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो है। So enzyme is unable to bind with the substrate, and enzyme will bind with the inhibitor, and the inhibitor is a phenol, and in that case the viral machinery that will halt। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जी they also leave no active antimicrobial residue, or normally they do not leave any microbial residue on the surface of yes, on the surface of on surface where we use the phenolics।
इसके अलावा जी फिनोलिक्स की हमारे पास मजीद अगर डिटेल में जाएं तो इसमें हमारे पास दो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉट फिनोलिक्स, इट्स ऑल अबाउट द फिनोलिक्स। उसके बाद दो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स हमारे पास आएंगे, ट्राइक्लोसन एंड हेक्सोक्लोरोफीन। ये नॉन टॉक्सिक हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन द लोशंस एंड सोप्स और अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्राइक्लोसन का और हेक्सोक्लोरोफीन का। और इसके अलावा जो हेक्सोक्लोरोफीन है दैट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और स्टेफ ऑरियस जो है दैट इज स्किन पैथोजन, यू नो अबाउट इट। So being a skin pathogen that is a major causative agent of the wound infection because that is present on the skin, and if there is any wound on the skin, staphylococcus is a major organism that may cause the skin infection or the wound infection. So the hexachloroquine is a compound that may be able to kill the staphylococcus very effectively. और लेकिन मसला यह है कि अब जो हेक्सोक्लोरोक्विन का अगर इस्तेमाल करना है स्किन पे तो इसका यूजेज बड़ा ऑप्टिमल होना चाहिए। इफ वी आर यूजिंग द हेक्सोक्लोरोक्विन एट द हायर कंसंट्रेशन, इन दैट केस दैट मे कॉज एन न्यूरोटॉक्सिसिटी ऑन हेक्सोक्लोरोक्विन। तो हेक्सोक्लोरोक्विन का जो यूजेज है, इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी ऑफ ऑप्टिमल लेवल। इफ दैट इज इंक्रीज्ड दैट मे कॉज द न्यूरोटॉक्सिसिटी ऑन द स्किन। इसके अलावा जी अदर एंटीसेप्टिक क्लेंजर्स दे मे इन्वॉल्व द हेक्सोक्लोरोक्विन, or nowadays they are easily available but with the doctor's prescription, and these cleansers they may include the hexachloroquine. The hexachloroquine and triclosan, they are two representative chemicals that we have discussed about it. उसके बाद जी हमारे पास next one आएगा, that is the quaternary ammonium compound. इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, that is quartz, इसको जनरली हम क्वार्ट कहते हैं, quaternary ammonium compound। और इसके अंदर जो हमारे they are actually positively charged detergents, they are cationic in nature, they are positively charged, and you are familiar with it कि microorganisms के जो surface है उस पर negative charge हुआ करता है। So these detergents are positively charged, microbial surfaces are negatively charged। आगे देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। इसके अलावा ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड या क्वार्ट्स हैं, ये ज्यादातर जो फूड प्रिपरेशन सर्फेसिस हैं, ऐसी सर्फेसिस या स्लैब्स जहां हम फूड प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में कमर्शियली, उन सर्फेसिस की क्लीनिंग के लिए हम स्टरलाइजेशन के लिए काम में यूज द क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स का जो मोड ऑफ एक्शन है ये थोड़ा सा आसान भी है समझने वाला। क्वार्ट्स में बिल्कुल उसी तरह से, क्वार्ट्स में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक व्हिच आर द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और दूसरे हाइड्रोफोबिक व्हिच आर द अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। अब चूंकि इसमें जो क्वार्ट्स हैं ये केटाइनिक इन नेचर हैं, व्हेन एवर वी ट्रीट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद क्वार्ट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव चार्ज है, क्वार्ट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, दे विल रिएक्ट विद द microorganism, they will attach with the cellular membrane of the microorganism, और उसके रिजल्ट में हमारे पास हो गया कि microorganisms की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट कर देंगे because these are detergents। और you know that microbes की जो सेल मेम्ब्रेन है that is made up of lipid bilayer, so lipid that may be dissolved and disrupted by the detergents। और ये quartz हैं, they are detergents, they are positively charged, और microbial surface पे negative charge है, they will react very easily, and they will disrupt they will destroy the vegetative bacteria and envelop the viruses, but they will not kill the endospores and they will not kill the non-enveloped viruses। ठीक है, इसी वजह से बहुत पहले मैंने जिक्र किया था कि जो enveloped viruses है उनको किल करना आसान है। ये बहुत पहले बात हुई थी, if you guys remember, कि enveloped viruses को किल करना आसान है। ओके, समझ आई? हाँ, इसका मैंने लॉजिक भी दिया था बच्चे। इसका लॉजिक मैंने ये दिया था कि whenever the virus they are present in any cell, for example this is an animal cell, और animal cell के अंदर अगर वायरस है, when this cell will burst and this virus will come out, तो ये इस animal cell की cell membrane को अपने साथ लेके आएगा। For example here this one, ठीक है, इसके अराउंड ये एक एनवेलप होगा। ठीक है, अब इस एनवेलप की कंपोजिशन को हम जानते हैं, वी नो द कंपोजिशन ऑफ दिस एनवेलप, सो वी नॉर्मली टारगेट दिस एनवेलप। और इस वायरस के अंदर एबिलिटी ये है कि इफ इट्स एनवेलप इज रिमूव्ड इट विल डाई, इट विल बी किल्ड। तो हमें इसकी कंपोजिशन मालूम है, हम इस एनवेलप को टारगेट करते हैं, इसको डिसरप्ट कर देते हैं। When this envelope is disrupted, now this virus do not have any other
सेफ्टी मैकेनिज्म, जिसके रिजल्ट में इसकी डेथ हो जाएगी, किल हो जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से इनवैलिड डिवाइसेस को किल करना थोड़ा आसान है, ये बात पहले हो चुकी है। These quaternary ammonium compounds, they are normally used to infect, to disinfect, disinfect or clean the inanimate objects. Inanimate, you can say that the non-living objects. इनको normally clean करने के लिए, disinfect करने के लिए quaternary ammonium compounds का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, this is the preservation of perishable products. What are the perishable products? Perishable products क्या हो सकते हैं? What do you think? Perishable. What are the perishable products? Any idea? What are the perishable products? Perish. This food compound is perished. What did we use? Spoiled, destroyed, destructed. No, perish means destroyed. The food products which are destroyable easily by microorganisms, जो perishable, जो जल्दी खराब हो सकते, ठीक है? तो the preservation of perishable products, for example, the perishable products are the products which are enriched with the nutrients, and they are also favorable for the growth of the microorganisms. And इन perishable products को preserve करने के लिए ज़रूरी है कि microorganisms की growth को limit किया जाए, and there are certain methods to limit the growth of microorganisms, and these methods may include the low temperature, that may be the storage at refrigeration temperature or the freezing temperature. उसके अलावा the reduction of available water, इसके लिए हमने पढ़ा था lyophilization का process, reduction of the available water, और ये ज़्यादातर ये जो methods हैं they are involved in the preservation of the food items. Okay? इसके अलावा other chemicals जैसे कि benzoic acid, sorbic acid, propionic acids, they are actually the weak organic acids, but they may be added to the food such as bread, cheese and other juices to prevent the microbial growth. आप कभी जूस का पैक देखें, उसके जो इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन लिखी हुई है, उसके अंदर दो वीक ऑर्गेनिक एसिड का जिक्र मौजूद होता है, and they are added there to preserve the microorganisms. Okay? So इसके अलावा perishable products में हमारे पास मजीद जो चीज़ें आती हैं, the target, the purpose to add the weak organic acid is to reduce the pH. Whenever the pH will be reduced in the food items, resultantly there are many microorganisms, they are unable to grow at the low pH. इसी वजह से जो पहले ज़माने में process start हुआ था, the preservation of vegetables in the form of pickles, the preservation of vegetable or the fruits in the form of pickles, उसके पीछे भी हमारे पास यही लॉजिक था। इसमें एक फैक्टर जो था वो रिडक्शन इन द पीएच था। इसके अलावा जी we use nitrates. Nitrates क्या होते हैं? These are nitrogenous compounds, and the nitrates are the reduced form of nitrite. Am I right? So nitrates actually they are being used to preserve the foods, और normally the nitrates का इस्तेमाल होता है ये meat products में होता है, और meat products में हम जब nitrates को ऐड करते हैं तो nitrates inhibit the growth of the Clostridium botulinum, and हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि Clostridium botulinum जो है ये botulinum toxin प्रोड्यूस करता है जो कि botulism disease कॉज करता है। रिमेंबर, ये बात हो चुकी है हमारे यहाँ। तो इस वजह से the nitrates they inhibit the growth of the Clostridium botulinum, and इसके साथ साथ इसी वजह से जितनी भी हमारे पास आ रही हैं प्रोसेस्ड मीट आ रहा है, जैसा कि बोलोना, हैम, बेकन और द स्मोक्ड फिश, इसके अंदर नाइट्रेट एडेड होता है। लेकिन अगर नाइट्रेट हायर कंसंट्रेशन में ऐड हो नाइट्रेट, तो उसके रिजल्ट में व्हेन एवर वी हीट द फूड, अगर फिश है, प्रिजर्व्ड फिश है या प्रिजर्व्ड मीट है और उसके अंदर नाइट्रेट ऐड है, हायर कंसंट्रेशन में ऐड है, और हम उसको मीट को घर लाए और हमने उसको हीट अप किया, तो हीट करने के रिजल्ट में जो मीट मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन
that nitrate will react with that myoglobin and that will convert that color. तो हमारे पास एक मीट का अजीब सा कलर आ जाता है जिसको लेकर हम परेशान होते हैं. What is that? That is done due to the nitrate reaction. इसके साथ साथ नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है इसका इस्तेमाल, बिकॉज नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दे आर somehow toxic for the human consumption, और इसी वजह से हम इसके इस्तेमाल को कम करें. इसके साथ साथ हमने अभी पढ़ा कि प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल फूड्स के लिए हम लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. और फ्रीजिंग टेम्परेचर का पर्पज़ ये है कि जो इंजामेटिक एक्शन है उसको हॉल्ट कर दिया जाए ताकि फूड जो है वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रह सके. हमने प्रिजर्वेशन के मेथड में हमने लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि शायद लो टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स बनती हैं. रिमेंबर बात हुई थी सैफ इतने दुखी क्यों बैठे हुए तुम? अच्छा, तो बट मसला ये है कि लो टेम्परेचर पे जो साइकोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम टेम्परेचर के हवाले से इनकी क्लासेस भी पढ़ चुके हैं. जो साइकोट्रॉफिक या साइकोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे मे बी एबल टू ग्रो एट द लो टेम्परेचर. सो इस वजह से इसको हम शायद ये प्रॉपरली हम इसको प्रिजर्व ना कर सकें फूड को. और फ्रीजिंग का जो मकसद है वो ये है कि जो अवेलेबल वाटर है उसको रिड्यूस किया जाए और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हॉल्ट किया जाए ताकि जो फूड प्रोडक्ट है ज़्यादा देर तक स्टोर रह सके. अच्छा, इसके बाद रिड्यूसिंग द अवेलेबल वाटर इन द फूड. ये फूड के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अवेलेबल वाटर है उसकी रिडक्शन, उसके लिए हम बहुत पुराने वक्तों से सॉल्ट या शुगर फूड के अंदर ऐड करते आ रहे हैं, जैसे कि जैम, जेलीज एंड पिकल्स, उसमें हम शुगर्स ऐड करते हैं और पिकल्स में हम सॉल्ट ऐड करते हैं. पर्पज इज टू रिड्यूस द अवेलेबल वाटर. व्हेनेवर द वाटर विल बी रिड्यूस द माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो डाउन. और जब हम पिकल्स के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो सॉल्ट एडिशन के रिजल्ट में ब्राइन बनता है. ब्राइन समझ? ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? क्या होता है रबानी? ब्राइन yeah what we really see yeah the high solution high solution the water. तो जब हम पिकल बनाते हैं उसके लिए वेजिटेबल लेते हैं और वेजिटेबल में बहुत सारा नमक डाल देते हैं. और होता क्या है कि जो सॉल्ट है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो वेजिटेबल के अंदर वाटर है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है और वो बाहर बनाता है. सॉल्ट का पानी में आ गया तो वो बनकर ब्राइन. उस ब्राइन की मौजूदगी में देयर इज हाई सॉल्टी कंसंट्रेशन और उस हाई सॉल्टी कंसंट्रेशन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है और सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं विच आर हेलो टॉलरेंट या कुछ फंजाई ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज आल्सो अ गुड मेथड टू प्रिजर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और अच्छा, इसके अलावा जो ड्राइंग फूड है, फूड ड्राई करने का प्रोसेस हमारे पास गैसिफिकेशन या पुराने ज़माने में हमारे पास प्रोसेस पर्पज ये होता था कि फूड के पीसेस उससे वेजिटेबल जो फ्रूट्स के काट के उसको ड्राई कर लिया जाता था. उसका भी मकसद यही होता था कि अवेलेबल वाटर है फूड्स के अंदर उसको निकाल दिया जाए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली ग्रो ना कर सकें. और इसके साथ साथ ड्राइंग फूड के अंदर लाइफोलाइजेशन का प्रोसेस आएगा इन विच वी आर रिमूविंग द वाटर विद वैक्यूम प्रेशर. ठीक है, तो उसके साथ साथ हम इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ पे मेरा एक सवाल है, सवाल जरा गौर से सुनिएगा ऑल ऑफ यू. द प्रिजर्वेशन प्रोसेस बाय फ्रीजिंग is sometimes compared to drying. सवाल दोबारा. The preservation by freezing is sometimes compared to drying. Why would this be so? सवाल समझ में आया कि somehow हम फ्रीजिंग के प्रोसेस को ड्राइंग के साथ कंपेयर करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रीजिंग के प्रोसेस में भी हमारे पास जो वाटर है उसकी क्रिस्टल्स बनते हैं, मतलब वाटर अपनी फॉर्म में नहीं रहता. और ड्राइंग में भी ये होता है कि वो जो होता है वाटर वो एवापोरेट हो जाता है, मतलब कि तो दोनों कंडीशंस में वाटर तो अवेलेबल नहीं है जो yes, this is a quite valid logic and okay, you are right. दोनों को इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में हमारा पर्पस जो है दैट इज द रिडक्शन ऑफ the available water for the growth of the microorganisms. So that's why we have to do it. So this was all about this chapter. We have completed it, and if you guys have any question from this chapter, from the previous chapter that we have discussed, you may ask.
but you guys have everything to be very clear. नेक्स्ट वीक से जो आपकी मेरी क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी। उस क्लास में हम एक क्विज लेंगे पहली क्लास में, लेकिन होगा यूं कि जो हमारे पास क्लास होगी, आई विल लॉक द क्लास विद इन 10 minutes. For example, if class is being started on the 9:30, I will lock the class at 9:40. उसके बाद किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी क्लास में। Got it? So you have to be on time, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है if students are joining the session and late time, और फिर समझ नहीं आ रही होती, एक फ्लो ब्रेक हुआ होता है और बाद में क्वेश्चन और इस तरह। So you have to be on time. ओके, कोई मसला मसाइल? 10 मिनट ठीक है, 5 मिनट कर दूं? ठीक है, 10 मिनट ठीक है। इनिशियली यू गाइस विल ज्वाइन, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। 10 मिनट बहुत मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पिछले साल 5 मिनट रहने दिया था मैंने, फिर मुझे पता चल जाएगा जब डिस्कनेक्ट होगा, देन आई विल चेक इट आउट। ठीक है, ओके जी। अगला जो हमारे पास है, अच्छा वैसे मेरा एक सवाल है रबानी, मुझे कोई 1.5 से 2 साल हो गया, मैं अक्सर ये ऑनलाइन सेशन खुद भी लेता रहता था, ये इससे पहले भी, तो मेरा इंटरनेट कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। ये अगर मैं सेशन ले रहा हूँ तब भी, और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तब भी। मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स का सेशन कैसे जो है डिस्कनेक्ट बहुत सारे बच्चों का तो मोबाइल लेना हुआ है, उसमें वाईफाई जरूरत नहीं है। बारिश हो रही तो लाके लाके बहुत आज है ताकि मैं देखा मुझे बहुत ऐसा लगा नहीं है। मैंने वीडियो पर देखा मैंने पढ़ा, मैं गांव में रहता हूं, मैं तो मैंने हैदराबाद से बहुत से गांव है, वो उस गांव साइड पे आके मैंने एक कठोर और एक मैं देखा मैंने, तो मैंने थोड़ी ध्यान से देखा मैंने, जैसे कि बहुत सारे को एक आगे कोई गांव था हैदराबाद के पास में, बड़ा सा गांव है मरोकी समथिंग, हां यस, तो वो उधर बिल्कुल नहीं आता था, बहुत बड़े गांव है। इसके अलावा और कोई डिस्टेंट एरिया का है मुझे बता दे, आप कहां से? नहीं आता, उधर मसला हो सकता है। कहां से? वहां कहां से? जयपुर। अच्छा, वहां मसला हो सकता है। आपके साथ मसला है कि नहीं? सर होता है, अगर थोड़ा हवा भी तेज चल पड़े ना तो हाउ डिड यू मैनेज द लास्ट टाइम? सर बस कभी बाइक चले जाते थे 2-3 किलोमीटर इधर ट्रैवल करके, या उधर आ जाते थे। कोई ऊंची जगह नहीं है? छतों पे सर वहाँ पे आ जाते थोड़े बहुत। तो वो जो शेख यार पैलेस है वो खरीदने नहीं सर, वो दूर है, वो नहीं वो नहीं करवाया। ऐप तुम्हारा तो पास में नहीं है, तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट होना चाहिए। रबानी आपका कोई प्रॉब्लम? अगर गर्ल्स में तो ऐसा नहीं है कि मसला हो जाए ऐसा। सर मेरे साथ क्लास में आपने दिया है, लास्ट क्लास में सर आपने मेरी एब्सेंट मार्क कर दी, बिल्कुल अटेंडेंस के टाइम हो चुका है। नहीं है नहीं, मैं अटेंडेंस ले लूं, मुझे बता दें मैंने अटेंडेंस कब लेनी है। मुझे स्टार्ट में लेनी है मैं स्टार्ट में ले लूंगा, मिड में लेनी है मिड में ले लूंगा, एंड में अटेंडेंस लेनी है एंड में ले लूंगा, बट व्हेन आई कॉल द अटेंडेंस यू गाइस शुड बी देयर। सर डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से कनेक्ट कर लें, अटेंडेंस लेने में कम से कम 7 मिनट लगते हैं मुझे। 15 मिनट बाद कनेक्ट हुआ, मैंने आपको उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दिया। हां लेकिन फिर भी और में डिस्कनेक्ट हो सकता है, साइड एरिया में लाहौर में डिस्कनेक्ट और लोड भी ज्यादा है ना। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, आई नो व्हाई, मैं अगर यूनिवर्सिटी के नेट से भी कनेक्टेड हूं फिर भी हुआ। शायद एक दफा हुआ था मेरा लैपटॉप अचानक से शट डाउन कर गया, उसको इतनी से चीजें खुल गई, तो ऐसे हुआ। तो आप वाला लॉजिक शायद वैलिड नहीं है, वो आगे वाले देखा मैंने कब आगे चले। सो I think you guys are okay with okay to start a new chapter today. हाँ, क्विज अगली क्लास में लेंगे। I will try to adjust the quiz in the first 15 minutes. तो आप इसको ज्वाइन करें एंड उसमें 2 किस्म के टाइम होंगे। एक तो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट बनाने की कोशिश करूंगा, 5-6 ग्रुप्स में क्वेश्चन बनाऊंगा, और दूसरा ये करूंगा कि और टाइम होगा लिमिटेड, मैक्सिमम 15 minutes, and you have to solve the 4 questions.
उसमें ये सहूलत होगी कि अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो यू गाइस कैन राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर और उसको आप LMS पे ही अपलोड कर दें, उस पर अपलोड का ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है। So you have to do that. Do not send in the PDF, or you can send in the JPG, but you have to complete in 15 minutes. I will not allow a single extra minute. अगर टाइपिंग स्पीड किसी की स्लो है तो मैं उसके लिए ये ऑप्शन दे रहा हूँ और उसमें आपको करना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर अंदर जी। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन खुद से करने की, क्योंकि सेल अगर ऑनलाइन होती हैं मेड्स तो मेड्स के अंदर यू विल बी हैविंग अ वाइवा और उसके अंदर थोड़ा सा ट्रबल हो जाएगा। तो अच्छा है कि क्विज खुद से कर लें, और तो क्विज में बच्चों के अच्छे मार्क्स याद होते हैं, मतलब यू हैव टू सॉल्व द क्विज ताकि खुद से कुछ थिंकिंग की आदत पड़े और आप उसके साथ एक्लेमेटाइज हो जाएं सिस्टम के साथ। बाकी ये इशू उसके अंदर है कि वो ओपन शायद देर में हो या ऐसा वैसा, मतलब जब ओपन होगा तब से आपका टाइम स्टार्ट होगा। मैक्सिमम उसके अंदर होंगे क्विज विल अपीयर एट 9:35 फॉर एग्जांपल, क्विज विल अपीयर एट 9:35 और 9:55 तक वो अपीयर होगा, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो जब आप उसको एक दफ़ा ओपन करेंगे तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 15 मिनट उसका टाइम चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 9:35 पे उसको स्टार्ट कर लिया तो आपका क्विज का टाइम 9:50 पे ख़त्म हो जाएगा, ओके। अगर किसी ने 9:40 पे स्टार्ट किया तो उसका 9:55 पे, अगर किसी ने 9:45 पे स्टार्ट किया तो उसका भी 9:55 पे ही, 9:55 वुड बी द एंड, ओके। तो अगर आप 9:40 के बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कम टाइम मिलेगा, नहीं तो बाकी सब 9:40 तक सबको 15 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आई विल नॉट ऐड द MCQs क्योंकि MCQ जो हैं वो उसमें तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ होता है। Anyways, the next chapter that we are going to start, this is the identification and classification of the micro. जी हाँ, control of microorganisms का पूरे चैप्टर का दे दें और बेस कब से? नेक्स्ट वीक में हम ये चैप्टर भी काफी सारा कर रहे हैं नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। जहाँ तक पढ़ेंगे मिड से पहले जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक सिलेबस आ जाएगा। वैसे जो मैंने प्लान किया था, मैंने 4 चैप्टर प्लान किए हैं, सही। So identification and classification of the microorganisms. We are continuously talking about the microorganisms and microbial species, and we know about there are a lot of microorganisms which are present in the soil, in the environment, on the human body as a pathogen. Billions of the thousands and hundreds of the species of microorganisms have been identified, and billions of the species they are undiscovered still. They're not discovered. मसला ये है कि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते जा रहे हैं, नाउ देयर इज डायर नीड, देयर वाज अ डायर नीड टू रीग्रुप और क्लासिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। और उसमें बहुत सारे हमारे पास जो प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए कि हाउ कैन वी ग्रुप और हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और उनमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शेप की बेस पे ऑर्गेनाइज किया गया कि whenever there was a new discovered organism, a new species, it was categorized according to its shape. अब अगर हम शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो देयर आर हाउ मेनी शेप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Which one? Cocci, bacilli, spirillum और vibrio. Common shape. So there would be four types: Cocci, bacilli, spirillum, and vibrio. Maybe. अब problem ये है कि there are a lot of bacteria and the shapes are only 4. So we cannot group a lot of bacteria into only 4 groups. So we have to increase the number of groups. तो इस वजह से जो shapes की base पे organization थी, that was not too successful. अगला हमारे पास जो idea आया, can we organize the microorganisms on the basis of their motility?
तो मोटिलिटी की बेस में हमारे पास दो ग्रुप्स बन सकते हैं, इधर मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये तो मजीद प्रॉब्लम है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है दैट वी हैव टू regroup and categorize them in a huge in large groups. But हमारे पास अगर number of groups कम होंगे, जैसा कि शेप के केस में there are 4 number of groups. In the case of motility, we have only 2 groups, maybe the motile and non-motile. अच्छा, इसके अलावा फिर एक और आइडिया आया कि can we categorize the microorganisms on the basis of medical significance? For example, if the microorganisms they are causing they're causing infection, and other microorganisms which are not causing infection, ये भी तो हमारे पास दो ग्रुप से हो सकते हैं. So this was also not applicable. ऐसा भी हो सकता था कि if a microorganism that is present on human surface or that is not causing infection, pathogenic नहीं है, तो इस बारे में confusions और इसको लेके फिर certain issues. But then how would you classify to apparently identical bacteria that differed in their disease causing potential? तो यहाँ पे हमारे पास सवाल ये आया कि अगर हम मेडिकल सिग्निफिकेंस के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, तो फिर हम उन बैक्टीरिया क्या क्या करेंगे जो देखने में तो सिमिलर हैं लेकिन डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल दोनों का डिफरेंट है. अगर हम डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल को टारगेट कर रहे हैं तो दोनों देखने में सेम लगते हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, बट डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल को क्या हमने दो अलग से ग्रुप में रख देंगे. यहाँ पे कंफ्यूजन है कि उनकी बाकी चीजें तो सेम हैं, तो व्हाई वी हैव टू कीप देम इन द सेम ग्रुप. तो ये हमारे पास जो ग्रुपिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस होते रहे, इसके साथ साथ काम होता है और इसके साथ इनको नलिफाई भी किया जाता है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स with the grouping according to the shape, with the grouping according to the motility, with the grouping according to the medical significance, etc. But now the question is that how can we identify the microorganisms, and the answer to this question is that initial efforts की अगर थोड़ी सी बात करें तो फर्डिनेंड कोहन ने क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन द शेप, और इसमें प्रॉब्लम भी यही है कि देयर आर टू मैनी काइंड्स of the microorganisms, but there are too few shapes, जैसा कि हमने अभी बात की है. Second attempt जो थी वो शिगार्ड ओला जेंसन ने की, और he categorized the microorganisms on the basis of physiological properties rather than the morphology, and he based on the physiological. What are the physiological properties? Yeah, functional properties of the organisms. So he tried to organize the microorganism on the basis of the physiology, not on the morphology. इसके अलावा थर्ड अटेम्प्ट जो की अल्बर्ट कोलवायर एंड सीबी वैन नाइल ने की, एंड ही ट्राइड टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द रिजेम्बलेंस एंड द रिलेटेडनेस. इसने एक आइडिया दिया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिजेम्बलेंस एंड द रिलेटेडनेस. जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी के साथ रिजेम्बल कर रही है वो उससे रिलेटेड भी हो. रिजेम्बलेंस वर्सेस रिलेटेडनेस. टू रिजेम्बल individuals, they may not be related. To resemble individual, they may not be related. So resemblance is a bit different. So we cannot say that if that microorganism is Kokai on the basis of its shape that is related to the other Kokai. This is not possible, and this is not feasible. So he distinguished between the resemblance and relatedness. 1970 आ गया, और 1970 में रॉजर स्टैनर ने जीन प्रोडक्ट्स के बेस पे कंपैरिजन करने की कोशिश की. जीन प्रोडक्ट्स आर प्रोटीन्स. Gene products are the proteins. So he tried to figure out, tried to classify the microorganisms on the basis of gene products, और उसके बेस में he assumed that all microorganisms are similar because all microorganisms they are sharing a similar set of genes and they are producing similar, not same, they are similar proteins. So that's why he proposed that, and he assumed that all microorganisms are similar. इसके अलावा many other features, for example, the chemical nature of cell wall and cell membrane that were compared. और cell membrane की जब हम बात करें या cell wall की बात करें, cell wall की बेस पे जब हम microorganism cell wall को compare करें, we can have a different type of category cell, gram positive, gram negative. Gram positive cell wall is made up of glycan, and gram negative it may have LPS, extra layer around it. So इसके साथ साथ राइबोसोमल आरएनए के बेस पे भी कंपैरिजन किया गया. और राइबोसोमल आरएनए के बेस पे कैसे किया इसको हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर. फिर कार्ल वॉइस ने राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस की बेस पे कंपैरिजन किया. राइबोसोमल आरएनए, व्हाट इज द राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए
जो डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड की बाइंडिंग में हेल्प करता है। जो राइबोसोम जिस आरएनए को रीड करके प्रोटीन ऐड करता है वो तो मैसेंजर आरएनए है। सर जो पेप्टाइड लिगेंड बना राइबोसोम के पास साइड होता है देख वो ट्रांसफर आरएनए Messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. Anyone? What is the difference between them? मैसेंजर आरएनए तो जो डीएनए ट्रांसक्राइब होता है वो होता है और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड जो है राइट साइड पर बाइंड करता है। कैसे? ट्रांसफर आरएनए सर जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइट साइड पर जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ट्रांसफर आरएनए और क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए सर ये असेंबली में हेल्प करता है अमीनो एसिड को कंट्रोल कर अमीनो एसिड के पेप्टाइड लिगेंड बनता है। Okay जी, क्या होता है ribosomal RNA? Anyone from the online audience? Do you guys hear us? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अनिका तबस्सुम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर, आपने कहा ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने कहा नो सर। किधर है भाई? आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है क्लास में से? अदीबा, अफान, तारिक, आमना, शहजाद। Yes, sir. इनके वो तो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, इनके स्पीकर हिला यार। उसको बुलाओ वकास को, उसको बताओ कि हमें आवाज नहीं आ रही बच्चों की ना। ओके, इसको एडजस्ट करते हैं। सो क्या होता है राइबोसोमल आरएनए? फिर से प्लीज। राइबोसोमल आरएनए सर ये It's a ribosome की formation है। अच्छा, फिर से ये एंजाइम होता है करता है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है राइबोसोमल आरएनए? ओ मैसेंजर आरएनए ना आरएनए। हाँ जी, क्या होता है राइबोसोमल सोचो कोई मॉलिक्यूल पढ़ी है? मॉलिक्यूल सर वो मैट्रिक्स से पॉसिबली एक्सप्लेन हो रही है। आवाज नहीं आ रही यार। हमारी इसके अलावा भी कहीं नया तो बताओ। नहीं, ये मसला समझ गए। तो वाली तो पता ऐसी कहीं नहीं है। तो नहीं ये काम वापस आ रहे हैं आजकल। चले जाओ, बेहतर यही है हमारे लिए भी और यहाँ भी। घर पर भी शैतान बेहतर हो, लेकिन चलो जाके देखो क्या होता है। मजा आ अगर तुम वहां में जाते हो तो इधर आने का मूड नहीं बनता। नहीं सर, बहुत इधर आएगा। अच्छा, इधर में जाने का मूड नहीं होता। अच्छा, मजा आता है हॉस्टल में रहने का। यस, आप भी हॉस्टल में हो? सर ये साल पाकिस्तान मोटी का और कभी भी नहीं मिला था। हेलो स्टूडेंट, आपको आवाज आ रही है? जी, हमें आवाज आ रही है। सर थोड़ा सा वॉल्यूम है इसका, बस छोटे स्पीकर लगे हैं।
वैसे यहाँ से ये वॉल्यूम फुल है, लेकिन वो उनकी आवाज थोड़ी सी। बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ गए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? आप ऐसे जवाब ना दें जैसे वो दे रहा है। ये मोबाइल छोड़ोगे तो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी ना। मोबाइल छोड़ने की कंफ्यूजन दूर होगी ना। देखो रबानी और वो वजीराबाद वाले दोनों कैसे डिस्कस कर रहे हैं। मसला ये है, जब हम मिडल में थे तो एक लाइन की डेफिनेशन थी, फिर मैट्रिक में 2 की, फिर एफएससी में 4 की, फिर आगे पैराग्राफ। अच्छा, जब बीएस में आया फिर आप पेजेस अच्छा होता ये कंफ्यूजन रही है। ओके, होता यूं है कि जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है उससे आरएनए बनता है। वो आरएनए के आगे उसको फंक्शन के बेस पे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है ये ट्रांसक्रिप्ट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल इफ दैट वाज द डीएनए, मिसाल के तौर पे सर नजर नहीं आ रहा जो आप लिख रहे हैं। आपके मतलब का नहीं है, वो कंफ्यूजन वालों के लिए है सिर्फ। चलो, तो actually this is DNA, and when DNA transcribes it into RNA, RNA जो हमारे पास बन रहा है, इस RNA पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है और इस RNA ने आगे इसको ट्रांसलेट करना है into the proteins। ठीक है, this RNA that would be termed as messenger RNA, messenger है ये, that is bringing a message from the DNA। ओके, अब इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, दिस वन ट्रांसलेशन का प्रोसीजर ये कहता है कि इस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम आके अटैच होगा। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर और दूसरा है स्मॉलर। दिस राइबोसोम दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्लस आरएनए। जो ये आरएनए है इसको हम, चूंकि ये राइबोसोम है, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब रह गया तीसरा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे इसके अंदर अमीनो एसिड लाया जाता है, एक पी साइट, ए साइट और यहाँ पे एग्जिट साइट, और यहाँ पे चेन बनती चली जाती है, ग्लाइसिन, लाइसिन, मेथियोनिन फॉर एग्जांपल। देयर इज अनदर अमीनो एसिड दैट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड अलोंग, देयर इज अनदर आरएनए दैट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड अलोंग विद इट। ये चूंकि ट्रांसफर करवा रहा है अमीनो एसिड, सो दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसफर आरएनए। तीनों के फंक्शन डिफरेंट हैं। तो जो राइबोसोमल आरएनए हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए दैट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। व्हेन वी टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, इट हैज 2 सब यूनिट्स, दोनों स्मॉलर एंड लार्जर। अगर बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की बात करें, बैक्टीरिया राइबोसोमल साइज की, तो इसके बारे में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया राइबोसोम इज ऑफ, एंड व्हाट इज दैट एस? Svedberg unit. Total combined this is 70 s। ठीक है, this smaller is of 30 s, this is of 50 s। बाकी जो इसमें 10 का मार्जिन है वो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से। अच्छा, अब दोनों सब यूनिट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ 5s आरएनए। इस साइज की बात हो रही है, टोटल साइज कितना है इसका? 30s। 5s आरएनए इसके अंदर प्लस प्रोटीन है, और ये मिलके साइज बनाते हैं 30s का। जो लार्जर सब यूनिट है इसके अंदर 16s राइबोसोमल आरएनए है, और दूसरे के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मॉलिक्यूलर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। शायद दूसरा 5s है या
या 23 है, आई एम अ बिट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है, लेकिन 16S इज द कंफर्म प्लस प्रोटीन्स, ये मिलकर बनाते हैं 50S। तो अब जो RNA दैट इज द राइबोसोमल RNA, जो 16S RNA है ये वाला, ये राइबोसोमल RNA है, इसका साइज क्या है 16S, S क्या है स्लाइडबर्ग यूनिट। अभी 16S RNA that is conserved portion and that remains conserved from species to species। अगर हम यूं करें कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किया जो कि ऑर्गेनिज्म A था, for example the organism A that was discovered, this was organism A, उस ऑर्गेनिज्म का राइबोसोमल RNA का हम सीक्वेंस लें और हम सीक्वेंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल उसका सीक्वेंस आया है AUGCGUC मिसाल के तौर पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पीशी B, C एंड D, इनका भी हम राइबोसोमल RNA का सब यूनिट इनका सीक्वेंस लें। फॉर एग्जांपल जी इसका सीक्वेंस आता है हमारे पास ACCGCUC, इसका आता है CCGUGC और इसका हमारे पास मिसाल के तौर पे आता है AUGCGCC। ओके, अभी 4 सब यूनिट मेन हमारे पास, स्टैंडर्ड एक हमारे पास ये था जिसके बारे में हमें पता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अगर हम 3 अननोन को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा ये वाला जो है ये सिमिलर है इसके साथ, so we can say that this one is related with this one. So depending upon the ribosomal RNA sequence, we can identify the microorganisms. Can we do that? Is it? तो इस केस में हम राइबोसोमल RNA का यूज करेंगे। राइबोसोमल RNA का जो यूज है that will determine the relatedness, और ये कार्ल वॉइस ने राइबोसोमल RNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। रीजन ये थी कि दिस राइबोसोमल RNA that is a conserved portion during the evolutionary process. Got it? Got it? तुमसे पूछ रहा हूँ, समझ आइए? मैंने अगर नहीं यू कैन रिपीट, बट ये तुम्हारे जो कंफ्यूजन है नहीं दूर होने चाहिए। अगर तुम कभी MS में चलेगा तो ये जाके फिर परसिस्ट ना करने, मुझे बड़ा दुख होगा, समझ रहे हो? अगर मुझे दुख हुआ तो फिर मतलब आगे बात करो। बुक्स को लेके क्या? नहीं सर, कोई मसला मसाइल इसमें? नो इशू तो पहले भी नहीं था ड्रामेबाज। चलें ठीक है, इसके बाद हाँ इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लैक अपरॉन के बारे में जानते हैं? लैक अपरॉन्स आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी। लैक अपरॉन्स आर द सेट ऑफ जीन्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल रेगुलेटरी पोर्शन। आपको पता है कि व्हेनेवर अ जीन देयर इज अ जीन, तो उसके जीन के अपस्ट्रीम रीजन पे हमारे पास रेगुलेटरी पोर्शन होते हैं जिसमें प्रमोटर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं, टाटा बॉक्स है, GSC बॉक्स है वगैरह वगैरह। तो अगर एक से ज्यादा जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ जीन that is being regulated by a single portion, उस सेट ऑफ जीन को कहते हैं अपरॉन। बैक्टीरिया में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलती हैं, ट्रिप अपरॉन है, लैक अपरॉन है। लैक अपरॉन इज अ सेट ऑफ जीन दैट इज रिस्पांसिबल टू यूज द लैक्टोज शुगर। उसमें 3 जीन होती हैं, लैक Z, लैक Y एंड लैक A। लैक Z जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज को प्रोड्यूस करती है। बीटा गैलेक्टोसिडेज इज एन एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल to degrade the lactose sugar. Got it? अब आपने क्वेश्चन किया था कि सेंट्रल डॉगमा ऑल द टाइम चलता रहता है कि whenever it is desired। तो लैक अपरॉन के केस में हमारे पास एग्जांपल मिलती है कि जब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मौजूद होता है तो फिर लैक अपरॉन एक्टिवेट होता है और फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। Whenever the lactose is present, when lactose is absent, लैक अपरॉन will inactivate। ठीक है, this is an example. So this is there to preserve the energy, ATP and the resources. Got it? So this is answer to your question. ये कुछ अगर वाइटल या हाउस कीपिंग जीन्स हैं उसके केस में हमारे पास सेपरेट एक फिनोमेना देखने को मिल सकता है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स जो हैं, these are the secondary metabolites and they are the proteins
and antibiotics usually produced when the cell is in stress. और उसमें भी इसका मतलब क्या हुआ कि antibiotics are not being produced continuously, they are being produced whenever they are desired. जो चेंज जो प्रोडक्ट डिजायर्ड है वही और उसके अलावा कंटिन्यूस है ना। कंटिन्यूस एग्जांपल दे दें मुझे कोई। मुझे एग्जांपल बता दें। Yes, housekeeping genes may be somehow if they are involved in the growth, जैसे कि ATP hydrolysis या फिर other enzymes जो which are involved in the normal growth, they may be produced continuously, otherwise or otherwise not. ठीक है? अच्छा, आगे चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं the identification and the classification. So our desire is to classify the microorganisms, and microorganisms को classify नहीं किया जा सकता जब तक हम उनको identify नहीं कर सकें। अब एक अननोन बैक्टीरिया है, आप उसको कैसे उठाओगे किसी एक क्लास में रख सकते हैं जब तक आपको उसकी characteristics के बारे में नहीं पता। So the identification is the first step in the classification procedures, and अगर हम बात करें the principles of taxonomy, taxonomy क्या होता है वैसे? Taxonomy आप पढ़ रहे हैं microbial taxonomy? और सीनियर्स पढ़ रहे हैं taxonomy जी। Taxonomy is a branch of science that classify and name the organisms into different groups, and then that may be termed as taxonomy. Taxonomy के principles की अगर बात करें तो there are three principles, three steps: identification, classification, and the nomenclature. First, we will identify the unknown organism, then we will classify the organism into class, और फिर हम जिस क्लास में जिस स्पीशीज या जिस जीनस में रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम देंगे। You know that a scientific name consists of two parts, generic and a specific name. और अब आगे सबसे पहले हम अगर देखें तो आइडेंटिफिकेशन पे हम बात करते हैं। अभी हम आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज व्हिच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। इसमें if there is unknown bacteria, उसमें हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले आएगा जी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो बनता भी यही है ना, we will examine the organism with the microscope. उसके बाद कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रोस्कोप के बाद we will grow the microorganism in lab and we will examine its culture condition, its culture characteristics, कि इसकी कॉलोनी किस कलर की आती है, किस शेप की आती है, किस अपीयरेंस की आती है, रफ अपीयरेंस है, स्टिकी है, पुंजेंट है, स्मेल कैसी है। तो ये कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी ये सारी बात। उसके बाद आएंगे बायोकेमिकल टेस्ट। Biochemical test will determine the biochemical composition of that cell. What is the composition of its cell wall? What is the composition of its cellular membrane? What is the composition of its enzymatic machinery? इस तरह से हम एक करते हैं लैब में ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बेस में we determine कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव है, तो this fall in this category. अच्छा, उसके साथ साथ हम न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस करेंगे एट द एंड कि न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस में अभी हमने पढ़ा राइबोसोमल आरएनए, तो हम आरएनए का एनालिसिस कर सकते हैं। तो these are the some strategies that can be used to identify the microorganisms, which microorganism that is unknown. आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसका नाम देंगे। तो आइडेंटिफाई, अब सबसे पहले इन स्ट्रेटजीज में से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी वन बाय वन अगर बात करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं द टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। एंड हायरार्कीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला, किंगडम। एंड अबव द किंगडम देयर इज अ डोमेन एंड देयर आर 3 डोमेन्स इन लाइफ। ये हम बात कर चुके हैं, यूकेरिया, प्रोकैरिया एंड कौन सा आर्किया, सॉरी। सो स्पीशी में when we talk about the species, इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। स्पीशीज में यूकैरियोट्स के केस में हम स्पीशी के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं the organisms, the similar group of organisms which can interbreed and can produce fertile organisms, this group would be termed as species. But prokaryotes के केस में interbreed kind of we are not interested with it. So prokaryotes के case में we would use that there is a similar group of organisms that share some similar characteristics that would be the species. फिर इसी तरह से हमने देखा
चैप्टर नंबर जो हमने पढ़ा था, जो सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेन किसको कहते हैं। स्ट्रेन, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेन इज एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पीशीज that is not exactly like the wild type, but that is a bit different from the wild type, but not as different as we can put that in a different species. उसकी हमने एक एग्जांपल भी ली थी, इकोलाई स्ट्रेन O157 पढ़ा था हमने, किसी को याद? सर याद है तुम्हें? तो ऐसे ऐसे करते रहा करो। अच्छा, इसके अलावा जी सॉरी जी सर पढ़ा था, गुड, थर्ड लेक्चर में शायद। यस। अच्छा, इसके अलावा जी genus that would contain a similar species and the family or a class, phyla, kingdom, domain. Domain is a characteristic of a cell that make up an organism. Domain actually defines the characteristics of cell that make up an organism. For example, eukarya, prokarya, and archaebacteria. These are the taxonomic hierarchies that we will be talking about it. I have received a message in chat. हेल्प इन प्रोटीन, अच्छा अभी मुझे मैसेज मिला। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्कीज की बात करें, टेक्सोनोमिक रैंक की बात करें, फॉर इन द केस ऑफ इकोलाई, तो इकोलाई एस्केर्शिया कोलाई, इट मींस दैट इट्स स्पेसिफिक नेम इज कोलाई, जीनस नेम इज एस्केर्शिया, फैमिली नेम इज एंटेरियोबैक्टीरियेसी, ऑर्डर इज एंटेरियोबैक्टीरियल्स, क्लास इसकी है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, फाइलम है प्रोटियोबैक्टीरिया, एंड डोमेन इज द बैक्टीरिया। डेफिनेटली दैट इज रैंक। और इकोलाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्टडी होने वाला बैक्टीरिया में से एक है। सो इसकी तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम, इसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। सो वी मूव नेक्स्ट। देयर इज अ बुक दैट इज टर्म्ड एज द बर्जीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। आर यू फेमिलियर विद द बुक दैट इज टर्म्ड एज सैमब्रुक? SAMBROOK, Sambrook. Sambrook is a book that contains all the protocols, almost all the protocols that are used in the molecular biology. How to extract the DNA, how to perform PCR, how to run gel, how to cut the DNA, restriction enzymes, Western blot, etc., etc. That is called Sambrook, SAMBROOK. इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, बहुत बड़ी सारी किताब बनती है, और इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दिस इज प्लान 40. I think we should start this Burgess manual in the next session. That will be on next Tuesday. Good. शफकत महमूद की तस्वीरें लगा दी, किसने लगाई हुई है? हाँ बहुत अच्छा है। ये राहिमा राना है, इन्होंने लगाई है। वो कुछ दिन पहले वो फेसबुक पे चल रहा था कुछ कि अगर अभी तक आपके स्टूडेंट जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं यूनिवर्सिटियां बंद होने पे, तो इसका मतलब है वो तरबियत याफ्ता नहीं है, न तालीम याफ्ता हैं, बस हो जाते हैं और बोझ उठा के वापस। कुछ ऐसा लिखा हुआ था, क्या था वो? तो मैं तो किसी की बात ही कोट कर रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। अदीबा असलम, ओके अटेंडेंस टाइम जी। अदीबा असलम प्रेजेंट सर। तारिक राना, आमिना, प्रेजेंट। Afan, bache, this is odd week and you were supposed to come on campus. What happened? Are you okay? अच्छा जी। Anika is not here. Anila Khan. सर अनिका प्रेजेंट है। अच्छा, रुखसाना, अरीबा नासिर, फिजा नदीम, गुलाम रब्बानी, इकरा शहबाज, प्रेजेंट। इकरा सुहेल, प्रेजेंट सर। इज़ा आमिर, जुवेरिया असलम, मरियम नदीम, मरवा अब्बास, महरीन, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल अरशद, हारिस अब्बास खान, मोहम्मद नुमान अली, नुमान, ओके, उज़ैर, यस सर, मुनज़्ज़ा शफीक, मुनज़्ज़ा इज नॉट हियर, निम्रा नदीम, प्रेजेंट सर। खालिक, निशात, प्रेजेंट। रबिया शरीफ, राहिमा राना, प्रेजेंट सर।
राना नबील, रिदा अतहर। सर रबिया शरीफ प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है जी? रबिया शरीफ रिदा अतहर, प्रेजेंट सर। शहर साजिद, प्रेजेंट सर। मलिक, शारिश, प्रेजेंट सर। अरूज अफशान, सैयद। सर मुनज़्ज़र शेख प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा। एंड सैयद करामत हुसैन शाह, प्रेजेंट सर। उस्मान, वानिया मंसूर, मिस जैनब एंड जाकिरुल्लाह। ये किधर होता है? एक दो क्लास में है सिर्फ। हाँ एक बार। और ज़रवा राहत, प्रेजेंट सर।